हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 28 के बारे में। इससे पहले दोस्तों इस सीरीज में हमने 27 पार्ट अपलोड किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा और उसके साथ में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बताए जाते हैं उनको भी आप लोग जरूर नोट करिएगा, क्योंकि वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो नीचे रिव्यू जरूर दें, कमेंट जरूर करें, और जो भी प्रश्न आपसे होमवर्क के लिए पूछा जाता है उसका रिप्लाई आप लोग सभी जरूर देने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ में भी आप चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सी बोली कुमाऊं की नहीं है? कुमैया, मच कुमैया, मांझ कुमैया या फिर दनपुरिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? मांझ कुमैया। मांझ कुमैया जो बोली है यह कुमाऊं की नहीं है। तो ये कहाँ की बोली है दोस्तों? यह गढ़वाल की बोली है। जबकि कुमैया, मच कुमैया और दनपुरिया ये क्या है दोस्तों? कुमाऊं की बोलियां हैं। तो ये प्रश्न आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफी सारे लोग मच कुमैया और मांझ कुमैया में कंफ्यूज आते हैं। तो मच कुमैया है कुमाऊं की बोली और मांझ कुमैया है कहाँ की दोस्तों? गढ़वाल की बोली। अब देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। अब ये 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, बिहारी हिंदी है और पहाड़ी हिंदी है। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं तथा 18 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ये क्या है? हमारी हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। अब इसके तहत दोस्तों हमारी 18 बोलियां आती हैं, जिसमें से हम पढ़ने वाले हैं अभी किसके बारे में? पहाड़ी हिंदी के बारे में। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों हमारी 3 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी बोलियां आती है? एक तो आती है पूर्वी पहाड़ी, एक आती है मध्य पहाड़ी और दूसरी आती है दोस्तों क्या? पश्चिमी पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी कहाँ बोली जाती है? यह नेपाल साइड को बोली जाती है, ठीक है। मध्य पहाड़ी जो है ये बोली जाती है कुमाऊं और गढ़वाल में। कुमाऊं और गढ़वाल में मध्य पहाड़ी बोली जाती है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है दोस्तों। कुमाऊं और गढ़वाल में पहाड़ी हिंदी तो बोली जाती है, लेकिन पहाड़ी हिंदी की कौन सी श्रेणी बोली जाती है? पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी या पश्चिमी पहाड़ी? तो मध्य पहाड़ी बोली बोली जाती है कहाँ पे? कुमाऊं गढ़वाल में या फिर हमारे उत्तराखंड में। तो मध्य पहाड़ी बोली ही फिर दोस्तों 2 भागों में इसका विभाजन होता है। मध्य पहाड़ी, ठीक है। मध्य पहाड़ी एक होती है इसकी कुमाऊनी बोली और दूसरी होती है क्या दोस्तों? गढ़वाली बोली। कुमाऊनी बोली जो कुमाऊं के एरियाओं में बोली जाती है और गढ़वाली बोली दोस्तों जो गढ़वाल के एरिया में बोली जाती है। इसी के साथ साथ इसी में पहाड़ी में ही कुछ हमारे जौनसारी बोली, भोटिया की बोली, इनकी फिर अलग अलग हमारी भाषाएं या बोलियां आ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर जो हमारा प्रश्न था कि कौन सी बोली कुमाऊं की नहीं है, तो माच कुमैया यहाँ पे कुमाऊं की बोली नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों प्रश्न ये आता है इंपोर्टेंट कि कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है। और गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों कि कुमाऊनी और गढ़वाली बोली को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, कुमाऊनी और गढ़वाली बोली को। यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न हमारा इंपोर्टेंट है कि उत्तराखंड की भाषा को किस भाषा शास्त्री के द्वारा मध्य पहाड़ी भाषा के नाम से संबोधित किया गया है? यानी कि उत्तराखंड में जो ये भाषा बोली जाती है हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली, इसको मध्य पहाड़ी भाषा कह के किसने संबोधित किया था? सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। ये पॉइंट भी आपको दोस्तों जरूर नोट करना है और इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आप लोगों से पूछा भी जा सकता है, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्टों के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहाड़ी हिंदी जो कि मतलब जो कुमाऊनी और गढ़वाली है, यह पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत भी मध्य पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां आती हैं। पहाड़ी भाषा की उत्पत्ति खस अपभ्रंश से मानी जाती है। अब देखिए दोस्तों, जो पहाड़ी भाषा की उत्पत्ति है हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो खस अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब देखिए दोस्तों, इसमें अलग अलग हमारे जो भाषाविद हैं उनका अलग अलग मत है। कुछ भाषाविद हमारे मानते हैं कि जो हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां हैं यह सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, और कुछ मानते हैं कि यह खस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। लेकिन ज्यादातर आपको खस अपभ्रंश से विकसित ही पूछा जाएगा। और ऑप्शन अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कुमाऊनी या गढ़वाली बोलियों की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, तो आप खस अपभ्रंश या सौरसेनी अपभ्रंश, दोनों ऑप्शन में आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। एक ही आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, क्योंकि अलग अलग भाषाविदों का इसमें अलग अलग टाइप से मत है, ठीक है। और कुमाऊनी और गढ़वाली की लिपि क्या है दोस्तों? देवनागरी लिपि है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भारत का भाषा सर्वेक्षण नामक पुस्तक में गढ़वाली व कुमाऊनी भाषा की 21 बोलियों का उल्लेख किया है। अब दोस्तों ये पॉइंट भी हमारा इंपोर्टेंट है कि भारत का भाषा सर्वेक्षण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत का भाषा सर्वेक्षण नामक पुस्तक के लेखक हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। इन्हीं सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने गढ़वाली व कुमाऊनी भाषा को 21 उपबोलियों का उल्लेख किया है। तो प्रश्न ये इंपोर्टेंट बन सकता है दोस्तों, सर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार गढ़वाली व कुमाऊनी भाषा की कितनी उपबोलियों का उल्लेख किया है? तो 21 उपबोलियों का उल्लेख किया है। किस पुस्तक में? भारत का
भाषा सर्वेक्षण नामक पुस्तक में, जिसमें 13 कुमाऊनी की बोलियां हैं और 8 गढ़वाली की उपबोलियां हैं। तो कुमाऊनी की 13 है, 8 गढ़वाली की हैं। इस प्रकार से 21 उपबोलियों का उल्लेख किया है सर जॉर्ज गिरियसन ने। ठीक है, धनपुरिया बोली दोस्तों बागेश्वर के आसपास में बोली जाती है। धनपुरिया बोली कहाँ बोली जाती है? इसमें से बागेश्वर के आसपास में बोली जाती है। ठीक है, और माच कुमैया बोली कहाँ बोली जाती है? माच कुमैया तो गढ़वाल के एरिया में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, माच कुमैया। ठीक है, जबकि कुमैया बोली कहाँ बोली जाती है? तो एक कुमाऊं के ही क्षेत्र में दोस्तों, नैनीताल के लगे आसपास क्षेत्र में ये कुमैया बोली जाती है। नैनीताल के आसपास में धनपुरिया बोली जाती है कहाँ पे दोस्तों? बागेश्वर में। ठीक है, और मच कुमैया ये गढ़वाल और कुमाऊं के जो बॉर्डर वाले एरियाज है वहां पर बोली जाती है, और माच कुमैया ये गढ़वाल में बोली जाती है या गढ़वाली बोली है। ठीक है, अगला हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण है कि टिम्मरसैंण गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी या फिर पौड़ी गढ़वाल। तो टिम्मरसैंण गुफा स्थित है दोस्तों कहाँ पे? हमारी चमोली जनपद में। याद रखना आपको, टिम्मरसैंण गुफा कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। इसी के साथ साथ दोस्तों गोरखा उडियार कहाँ स्थित है? गोरखा गुफा कहाँ स्थित है? यह भी चमोली में ही स्थित है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें गणेश गुफा, ये भी चमोली में स्थित है। नारद गुफा ये भी चमोली में स्थित है। राम गुफा ये भी चमोली में स्थित है, और स्कंद गुफा भी चमोली में स्थित है। और जो ये टिम्मरसैंण गुफा है यह चमोली की किस घाटी में स्थित है? अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो यह नीति घाटी में स्थित है। कौन सी? नीति घाटी। नीति घाटी कहाँ पड़ती है? यह चमोली में ही स्थित है। ठीक है, माणा घाटी कहाँ स्थित है? माणा घाटी भी हमारी चमोली में ही स्थित है। ये पॉइंट आप लोगों को डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। तो टिम्बरसैंण गुफा कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। यह चमोली की नीति घाटी में स्थित है। चमोली की अन्य गुफाएं गणेश गुफा, नारद गुफा, राम गुफा और स्कंद गुफा। ठीक है, अगला हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, इंपोर्टेंट है कि दक्षिणेश्वर मंदिर और गोरखनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो गोरखनाथ मंदिर वैसे दोस्तों काफी सारे जनपदों में स्थित है, लेकिन मुख्यतः यह दक्षिणेश्वर मंदिर और गोरखनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? यह हरिद्वार जनपद में स्थित है। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? यह भी हरिद्वार जनपद में ही स्थित है। आप देखिए दोस्तों, गोरखनाथ से हमारे उत्तराखंड में 3 टर्म आते हैं। गोरखनाथ का मंदिर पूछा जाए तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी हरिद्वार को देनी है। ठीक है, इसके बाद में अल्मोड़ा में भी एक गोरखनाथ का मंदिर हमारा है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि गोरखनाथ की धुनी कहाँ स्थित है, क्या गोरखनाथ की धुनी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों कहाँ पे? चंपावत में। गोरखनाथ की धुनी कहाँ है दोस्तों? चंपावत में। और अगर पूछा जाएगा आपसे कि गोरखनाथ गुफा कहाँ स्थित है, गोरखनाथ गुफा कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों कहाँ पे? भक्तियाना श्रीनगर में। श्रीनगर के भक्तियाना नामक क्षेत्र में स्थित है। तो 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं, गोरखनाथ मंदिर हरिद्वार, गोरखनाथ की धुनी चंपावत और गोरखनाथ गुफा भक्तियाना श्रीनगर। अगला हमारा चौथा प्रश्न है कि किस राजा के समय भूमिदान का पहला साक्ष्य मिला है? ऑप्शन है आपके पास में लखनदेव, आनंदपाल द्वितीय, जगतपाल और अजय पाल। तो यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है किस राजा के समय में भूमिदान का पहला साक्ष्य मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आप क्या क्या? जगतपाल के समय पे भूमिदान का पहला साक्ष्य मिला है। ठीक है, जगतपाल ही दोस्तों परमार राजवंश का ऐसा राजा है जिसके समय में पहला ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है जो कि भूमिदान से संबंधित है। जगतपाल परमार राजवंश के 34वें नंबर के राजा थे, जिनका टाइम पीरियड था 1442 से लेकर 1460 तक, और ये परमार राजवंश के पहले ऐसे शासक थे जिनका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इनका ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? इनका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है देवप्रयाग। देवप्रयाग, तो इनके जो जगतपाल का ताम्रपत्र है जिसमें भूमिदान का उल्लेख है उसे देवप्रयाग ताम्रपत्र या ताम्रशासन के नाम से भी जाना जाता है, और देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से इनका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। और इस ताम्रपत्र में जगतपाल को क्या कहा गया है? इस ताम्रपत्र में जगतपाल को रजवार कहकर संबोधित किया गया। क्या कह के? रजवार कह के संबोधित किया गया है। और भूमिदान का उल्लेख है, वैष्णव मंदिरों के लिए भूमिदान देने का उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों यहां से एक हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट ये है ना कि परमार राजवंश के संस्थापक कौन थे? हम लोगों ने सभी को पता है दोस्तों कि कनकपाल परमार राजवंश के संस्थापक थे। परमार राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? वो माना जाता है दोस्तों किसको? अजयपाल को, क्योंकि उन्होंने 52 गढ़ों को जीतकर एक नया गढ़ बनाया था, इसका नाम था गढ़वाल। अब यहीं से दोस्तों एक और हमारा प्रश्न ये इंपोर्टेंट बनता है ना कि डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार परमार राजवंश का संस्थापक कौन था? किसके अनुसार? शिव प्रसाद डबराल के अनुसार परमार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वो था जगतपाल। किसके अनुसार? शिव प्रसाद डबराल के अनुसार। और यह सभी पॉइंट मैं आपको परमार राजवंश में पहले बता चुका हूं। इतने पॉइंट आप लोग को यहां से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जगतपाल का 1455 ईस्वी का देवप्रयाग ताम्रपत्र मिला है। इसमें राजा को रजवार या प्रबुद्ध संपन्न कहा गया है। इस पत्र में देवप्रयाग के वैष्णव मंदिरों के पूजा प्रबंधन के लिए भूमिदान का उल्लेख भी किया गया है। तो किसका भूमिदान का पहला साक्ष्य किस राजा के समय में मिला है परमार राजवंश में? तो ये हो जाएगा जगतपाल। ठीक है, और पहला ताम्रपत्र किसका प्राप्त हुआ है पूछा जाएगा, तो वो भी हो जाएगा क्या? जगतपाल। ठीक है, अगला हमारा 5वां प्रश्न है दोस्तों कि यूनेस्को ने कुंभ मेले को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में कब शामिल किया था? तो इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या यूनेस्को ने कुंभ मेले को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया था दोस्तों? कब? 2017 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिसंबर 2017।
इंपोर्टेंट है कि दिसंबर 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। अब यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और काफी बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूनेस्को की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला हमारा छठा प्रश्न है दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है पहले कि वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है, विकलांग से, भूतपूर्व सैनिकों से, गर्भवती महिलाओं से या फिर राज्य आंदोलनकारियों से। तो वंदे मातरम योजना का संबंध है गर्भवती महिलाओं से। और वंदे मातरम योजना गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार से संबंधित है, जो कि कब से शुरू हुई थी, यह प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो 9 फरवरी 2014 से, 9 फरवरी 2014 से हमारी वंदे मातरम योजना शुरू हुई थी। कब से, 9 फरवरी सन 2014 से। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। सॉरी दोस्तों, ये 9 फरवरी 2014 नहीं, 9 फरवरी 2004 होगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया था। 9 फरवरी 2004, ठीक है। तो वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है, ये है गर्भवती महिलाओं से। और ये कब से शुरू हुई थी, तो 9 फरवरी 2004 से शुरू हुई थी। संशोधित कर लीजिएगा दोस्तों, 9 फरवरी 2004 से इस योजना का शुभारंभ किया गया था और इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क उपचार करना था। तो 9 फरवरी 2004, ये सही कर लीजिएगा दोस्तों आप, ठीक है। 2014 नहीं होगा, 2004 होगा। अगला हमारा प्रश्न है सातवां दोस्तों कि रम्माण या फिर रसमाण, रम्मान, रममाण या रसमाण, ये उत्सव है दोस्तों, ठीक है। रम्माण, रसमाण या रसमाण के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, इसमें मुखौटा के साथ नृत्य किया जाता है, या जनपद चमोली का लोक उत्सव है। तो कौन सा कथन असत्य है यह बताया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसमें असत्य है कि इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है, यह कथन असत्य है। बाकी इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया था। और कब किया गया था, यह किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। यह प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रसमाण उत्सव को या रम्माण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था। तो 2 अक्टूबर 2009 को शामिल किया गया था, 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। और इस उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष वैशाख महीने में किया जाता है, ठीक है। और यह चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के आसपास के क्षेत्रों में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। और इसमें इसका जो प्रमुख वो है, एक आकर्षण है, वो क्या है, मुखौटा नृत्य। कि रसमाण उत्सव में क्या, मुखौटे के साथ में नृत्य किया जाता है, मुखौटा नृत्य किया जाता है। तो रसमाण उत्सव में कौन सा नृत्य किया जाता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मुखौटा नृत्य किया जाता है। बाकी रसमाण उत्सव या रम्माण उत्सव के बारे में मैं आपको पहले की टेस्ट सीरीज में भी बता चुका हूं, इसी सीरीज में, ठीक है। तो यूनेस्को द्वारा 2 अक्टूबर 2009 को इस उत्सव को विश्व का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था, तथा यह उत्सव वैशाख महीने में रम्माण या रामायण महोत्सव का आयोजन, या रम्माण, रसमाण, रम्माण महोत्सव का आयोजन चमोली के जोशीमठ ब्लॉक डुंगरा सेलंग गांव में किया जाता है, प्रत्येक वर्ष किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है आठवां कि किस चंद राजा के समय कुमाऊं में खसों का आक्रमण हुआ था। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि कुमाऊं में खसों का आक्रमण किस चंद राजा के समय पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, वीणाचंद। वीणाचंद के समय पे कुमाऊं में खसों का आक्रमण हुआ था सबसे पहले, ठीक है। वीणाचंद को दोस्तों एक विलासी राजा बताया गया है, ठीक है। और वीणाचंद के बाद में ऐसा माना जाता है कि वीणाचंद के बाद में कुछ समय तक चंद राजवंश में खसियाओं का राज हो गया था, यानी कि खस राजाओं ने यहाँ पे आधिपत्य किया था। इस कारण इसके बाद का शासन क्या, खसिया राज भी बताया गया है चंद राजवंश के दौरान। फिर अगला प्रश्न यहाँ से आता है दोस्तों कि खसों का आक्रमण तो वीणाचंद के टाइम पे हुआ, वीणाचंद को एक विलासी राजा बताया गया है, ठीक है। और वीणाचंद के बाद में दोस्तों जो खसिया राज को समाप्त करता है वो कौन होता है, वीरचंद। तो 2 प्रश्न बनते हैं कि खसों का आक्रमण कब हुआ, वीणाचंद के समय पे हुआ। और अगला प्रश्न ये बनता है आपसे कि खसिया राज को समाप्त करने का श्रेय किसे आता है। तो खसिया राज को समाप्त करने का श्रेय जाता है किसको, राजा वीरचंद को। किसे आता है, राजा वीरचंद को खसिया राज को समाप्त करने का श्रेय जाता है। ये पॉइंट आप लोगों को दोस्तों डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखिए आंसर हो जाएगा सी, वीणाचंद। वीणाचंद के समय में खसों का आक्रमण होता है और राजा को हारने के बाद 200 वर्षों तक, मतलब राजा के हारने के बाद यहाँ पे 200 वर्षों तक खसों ने कुमाऊं पर राज किया था। अंत में राजा वीरचंद द्वारा पुनः यहाँ पर चंद वंश की स्थापना की जाती है। इसी कारण खसिया राज को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, वीरचंद को जाता है। और करीबन करीब वीणाचंद के बाद में दोस्तों 200 वर्षों तक ऐसा माना जाता है कि बीच में यहाँ पे खस राजाओं ने शासन किया था, ये सब कुछ, ठीक है। बाकी इनके बारे में चंद राजवंश में आपको बता चुका हूँ। अगला हमारा नवा प्रश्न है दोस्तों कि सर्वाधिक आरक्षित सीट वाला जिला कौन सा है, उधम सिंह नगर, चमोली, पौड़ी गढ़वाल या फिर हरिद्वार। तो सर्वाधिक आरक्षित सीट वाला या आरक्षित विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा दोस्तों है, वो हमारा है हरिद्वार, ठीक है। हरिद्वार में 3 अनुसूचित जाति की सीटें आरक्षित है, कौन कौन सी दोस्तों, भगवानपुर, झबरेड़ा और लक्ष्य है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों हरिद्वार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद भी है और हरिद्वार ही सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जिला भी है, ठीक है। सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला भी हरिद्वार भी है और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भी हमारा हरिद्वार ही है। और हरिद्वार जनपद की स्थापना कब होती है, ये होती है 28 दिसंबर
1988 को। तो सर्वाधिक आरक्षित सीट वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों में आरक्षण वाला जिला कौन सा है, तो वह है हरिद्वार जनपद। तो आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि हरिद्वार सर्वाधिक आरक्षित यानी कि अनुसूचित जनजाति वाला जिला है, सोचिए अनुसूचित जाति वाला जिला है, सर्वाधिक एससी की सीटें यहाँ पे आरक्षित है, भगवानपुर, झबरेड़ा और लक्सर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद भी हमारा हरिद्वार ही है, सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र वाला जनपद भी हरिद्वार ही है, सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला भी हरिद्वार ही है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भी हरिद्वार ही है। और हरिद्वार जनपद की स्थापना कब होती है, 28 दिसंबर 1988 को होती है। ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं हरिद्वार जनपद के बारे में। अगला हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों कि 14 प्रयागों में प्रथम प्रयाग के रूप में किसे माना जाता है। ठीक है, 14 प्रयागों में दोस्तों, 14 प्रयागों में प्रथम प्रयाग के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है दोस्तों किसको, केशव प्रयाग को। ठीक है, देखिए दोस्तों दो प्रश्न बनते हैं। एक तो आएगा आपसे प्रश्न कि पंच प्रयागों में पहला प्रयाग, क्या पंच प्रयागों में प्रथम प्रयाग के रूप में किसे जाना जाता है, तो पंच प्रयागों में पहला प्रयाग था दोस्तों क्या, विष्णु प्रयाग। क्या था, विष्णु प्रयाग, जहां पे अलकनंदा तथा विष्णु गंगा नदी का संगम होता है, या अलकनंदा तथा धौली गंगा नदी का संगम होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि 14 प्रयागों में प्रथम प्रयाग किसे माना जाता है, या उत्तराखंड में प्रथम प्रयाग किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों क्या, केशव प्रयाग। और केशव प्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, तो अलकनंदा तथा सरस्वती नदी का संगम होता है। कहां पे, केशव प्रयाग में। कहां स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है केशव प्रयाग। ठीक है, इसी के साथ विष्णु प्रयाग पंच प्रयागों में प्रथम प्रयाग है। यहां पर कौन कौन सी नदियों का संगम होता है दोस्तों, अलकनंदा तथा धौली गंगा या विष्णु गंगा का संगम होता है। कहां पे, विष्णु प्रयाग में। रुद्रप्रयाग में दोस्तों कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। देवप्रयाग में कौन सी नदियों का संगम होता है, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है। कहां पे, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग के बाद में ही हमारी जो भागीरथी नदी है वह गंगा नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों, विष्णु प्रयाग कहां स्थित है, चमोली में स्थित है। रुद्रप्रयाग कहां है, रुद्रप्रयाग जनपद में। देवप्रयाग कहां है, टिहरी गढ़वाल जनपद में। केशव प्रयाग कहां है, चमोली जनपद में। कर्णप्रयाग कहां है, यह भी चमोली जनपद में स्थित है। और कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, अलकनंदा तथा पिंडर नदी या अलकनंदा तथा कर्णगंगा नदी का संगम होता है। कहां पे, कर्ण प्रयाग में। इसी के साथ में हमारा एक होता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में अलकनंदा तथा नंदाकिनी नदी का संगम होता है। इतने पॉइंट आप लोग डायरेक्टली नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो केशव प्रयाग में अलकनंदा तथा सरस्वती, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा धौली गंगा, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा पिंडर या अलकनंदा तथा कर्णगंगा, रुद्र प्रयाग में अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी का संगम होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। और आज का आपका दोस्तों होमवर्क का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था, वेनसांग, टॉलमी, विलियम फिंच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो में कोई गलती होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि इससे पिछली वाली वीडियो में थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने आपको वहां पे गलती से श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम विजय लक्ष्मी बता दिया था। तो आप उसे संशोधित कर लीजिएगा कि श्रीदेव सुमन की जो पत्नी का नाम था वो था विनय लक्ष्मी। क्या था, विनय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी नहीं था दोस्तों, विनय लक्ष्मी था। ठीक है, विनय लक्ष्मी था। तो ये चीज आप थोड़ा सा संशोधित कर लीजिएगा। और कोई भी गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको वहां पे सजेस्ट कर दूंगा या अगली वीडियो में उसको संशोधित कर दूंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बोलते हुए बहुत सारे फैक्ट क्या होते हैं, मतलब कुछ रॉन्ग निकल जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।